हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। जिस प्रकार किसी घर को बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता पड़ती है और बहुत सारी ईंटें मिलकर एक मकान बनाती है, उसी प्रकार बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक शरीर को बनाती हैं। और बात करते हैं हम परमाणु की। इसी तरह से किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। हमारे देश के महर्षि कणाद ने सबसे पहले बताया कि कोई भी पदार्थ दुनिया का छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। यह कण इतने छोटे होते हैं कि इनको और छोटा नहीं किया जा सकता, और बारीक नहीं किया जा सकता। मगर महर्षि कणाद प्रोफेशनली साइंटिस्ट नहीं थे, तो वो अपनी बात को सिद्ध नहीं कर सके। फिर साइंटिस्ट डाल्टन ने इस बात को सिद्ध किया और बताया कि दुनिया का प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये कण परमाणु कहलाते हैं। और परमाणु इतनी सूक्ष्मतम छोटी से छोटी इकाई होती है कि उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन डाल्टन गलत थे और समय समय पर आकर बहुत कई रसायन शास्त्री आए, कई साइंटिस्ट आए और उन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है। अर्थात परमाणु भी छोटी इकाई से मिलकर बना होता है। यानी कि परमाणु 3 इकाइयों से मिलकर बना होता है, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की परमाणु, जिसको एटॉम बोलते हैं। परमाणु बम के बारे में हमने सुन रखा है। परमाणु बम हिरोशिमा, नागासाकी 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 को बम गिराए गए थे जापान पर। जापान के 2 शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी, अमेरिका ने गिराए थे। तो एटॉम बम, उसके बारे में हमने बहुत सुना है। चलिए, तो यही एटॉम बम का मतलब परमाणु। बम यहाँ से हटा देंगे तो एटॉम, तो वो एक प्रोसीजर है, उसे हम कभी समझाएंगे। तो परमाणु को इंग्लिश में बोलते हैं एटॉम। एटॉम की 3 इकाइयाँ होती हैं, यानी कि 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है इलेक्ट्रॉन, पास से दिखा देना, प्रोटॉन, और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। तीन भाग होते हैं इसके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीनों मिलकर परमाणु बनाते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? अब ये देखिए, ये परमाणु है। परमाणु में बिल्कुल मध्य में होता है नाभिक, जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। ये है नाभिक। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन को P बोलते हैं, मैं P लिख देता हूँ यहाँ पर। न्यूट्रॉन को N बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को E बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षाएं जो होती हैं, ये बाह्य कक्षाओं में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन लगातार इनमें चक्कर लगाते रहते हैं। किसमें? न्यूक्लियस के चारों तरफ। और न्यूक्लियस यानी कि नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? ऋणावेश, यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि धनात्मक। प्रोटॉन होते हैं धनात्मक। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, ये उदासीन होते हैं, नो चार्ज। आवेश का मेन चार्ज। अब बात आती है, कभी कभी आपने सुना होगा अणु। अणु क्या होता है?
परमाणु क्या होता है। तो मैं आप दोनों आइए मेरे पास में, आप आइए। अणु और परमाणु में मैं अंतर बताऊंगा आपको। कभी कभी प्रश्न आता है कि अणु बड़ा होता है या परमाणु बड़ा होता है। तो उसके लिए एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, कभी भी नहीं भूलेंगे। ये एक परमाणु है, ये एक परमाणु है और ये एक परमाणु है। तीन बच्चों को मैंने लिया, ये तीनों ही परमाणु हैं। मान लीजिए एक कार्बन का परमाणु है C, ये ऑक्सीजन का परमाणु है और ये भी ऑक्सीजन का परमाणु है COO। यदि मैं इन तीनों को एक जगह इकट्ठा कर लूं या आपस में इनका रिलेशन बना लूं तो क्या होगा, ये हो जाएगा, बोर्ड पर दिखाइए, ये हो जाएगा CO2, यानी कि कार्बन का एक परमाणु, यहाँ पर दिखा दीजिए पास से, और ऑक्सीजन के ये दो परमाणु। O2 का मतलब ऑक्सीजन के दो परमाणु, तीनों को मिलके क्या बना, CO2। ये क्या है, ये क्या चीज है, CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या है, एक अणु। तो देखिए ये जब अलग अलग थे तो ये परमाणु थे, और जब एक जगह मिलके इकट्ठे एक ग्रुप बना लिया इन्होंने, ये क्या हो गए, अणु। किसके अणु, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के। तो अणु बड़ा हुआ या परमाणु, सर अणु बड़ा हुआ, क्योंकि वो कलेक्शन ऑफ एटॉम्स है ना। जी सर। ठीक है ना, परमाणुओं का कलेक्शन है वो, ठीक है। तो अणु बड़ा हुआ, परमाणु छोटा हुआ, और परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रहते, वो क्रिया कर लेते हैं। तो हमने सीखा कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, डाल्टन गलत थे, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है। अणु बड़ा होता है क्योंकि कई परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं किसी भी पदार्थ के। अब यही परमाणु इस तरह से हो, यदि मान लीजिए हाइड्रोजन का एक परमाणु है, हाइड्रोजन का एक परमाणु है, हाइड्रोजन का एक परमाणु, हाइड्रोजन का एक परमाणु, तो कितना हो जाएगा, H। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, H2 या 2H। तो H2 हो गया। तो ये क्या हो गया, ये तत्व कहलाएगा। ये तत्व इसलिए कहलाएगा यदि परमाणु एक जैसे हैं बिल्कुल, और वो आपस में क्रिया कर रहे हैं, तो वो तत्व कहलाएंगे। क्या कहलाएगा, वो पदार्थ जो है तत्व कहलाएगा। ये H से H को मिला देते हैं, दोनों हैंड दीजिए एक दूसरे के हैंड में, तो इन्होंने बॉन्ड बना लिया, आपस में क्रिया कर ली है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये H2 हो गए, H और H2। तो ये है, ये किसका अणु बन गया, एक तत्व का अणु बन चुका है। लेकिन जब मैंने बात की थी CO2, जब C है, O है, O है, CO2, तो जब आपस में इन्होंने क्रिया की थी तो ये बन गए थे कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु, यानी कि ये अब यौगिक हैं। ये पदार्थ कैसा कहलाएगा, यौगिक पदार्थ कहलाएगा। क्यों, क्योंकि अब इनके परमाणु अलग अलग हैं, ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, तो ये अब तत्व नहीं, अब यौगिक कहलाएगा। तो पदार्थ दो प्रकार के हुए, तत्व हुए, यौगिक हुए। तत्व तब जब परमाणु एक जैसे हों, यौगिक तब जब परमाणु अलग अलग हों। ठीक, अब बात करते हैं हम तत्व, यौगिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके चार्जेस की बात कर ली मैंने। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पर, और नो चार्ज यानी कि उदासीन न्यूट्रॉन। अब हम बात करते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु क्रमांक किसी भी परमाणु क्रमांक किसी भी परमाणु की इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन बराबर, यानी कि परमाणु क्रमांक इजकल टू परमाणु के
जिस परमाणु की हम बात कर रहे हैं, परमाणु बार बार ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। ठीक, अब हम बात करेंगे परमाणु भार क्या होता है। परमाणु भार, परमाणु भार होता है किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है, परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के। तो इसको हम इलेक्ट्रॉन की जगह परमाणु क्रमांक भी कह सकते हैं, यानी कि हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। दोनों में से कोई सी भी बात कह दो, एक ही बात है। यानी कि परमाणु भार आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन की संख्या में न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ दो, या आपके पास में परमाणु क्रमांक है तो परमाणु क्रमांक में न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ दो, एक ही बात है। क्योंकि ये हो चुका है, बताया जा चुका है कि परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। यदि अब मैं आपसे प्रश्न करूं, ये क्वेश्चन करता हूं कि एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन 3 है, न्यूट्रॉन 4 हैं, तो पहला क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या, यही तो होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या, ये भी तो होता है। यस सर। इलेक्ट्रॉन उतने होंगे जितने प्रोटॉन होंगे, ये मैं बताया नहीं था। ये इसको भी देख लीजिए, प्रोटॉन की संख्या, इसको भी देख लीजिए, प्रोटॉन की संख्या। तो 3 बात हो गई, परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। इस चीज़ को भी ध्यान रखना। तो यहाँ प्रोटॉन की संख्या भी आ सकती है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, दोनों को जोड़ेंगे तो परमाणु भार आ जाएगा। तो प्रोटॉन की संख्या 3 दे रखी है, तो 3 इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। परमाणु भार में अभी आपसे पूछूं तो परमाणु भार कितना हो जाएगा, यहाँ पर भार कितना हो जाएगा, परमाणु भार, परमाणु भार हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, 3 + 4 = 7। ये डिजिट नंबर्स ही रहेंगे, इसकी कोई यूनिट नहीं है क्योंकि नंबर्स है। तो हमने ये भी सीखा। अब बात आती है इस चैप्टर की लास्ट बात आती है, आयन क्या होते हैं। आयन, परमाणु सीखा हमने, ये कैसे बना ये भी सीखा, विभाजित इकाई है ये भी सीख लिया, डाल्टन ने अविभाजित बताया ये भी सीख लिया, कनाद ने सबसे पहले बताया, हमारे देश के जो महर्षि कनाद थे उन्होंने बताया, उसको भी बताया। परमाणु भार, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या के बारे में डिस्कस किया। 3 चीज़ में से कोई भी 2 पूछा जा सकती है आपसे, आप बता देंगे। NMMS की जो है परीक्षा में एक क्वेश्चन आता ही है। अब हम तीसरी बात करते हैं। हमारा बोर्ड डिजिटल नहीं है, लेकिन हमारी जो जितनी भी हमारा मटेरियल है ये इम्पोर्टेंट है, ये कोई मायने नहीं करता कि बोर्ड कैसा है। तो अब बात आती है आयन की। आयन क्या होता है, किसी भी परमाणु को यदि चार्ज किया जाता है, आपने एक बचपन से करते आ रहे हैं कि पेंसिल को आपने रगड़ा और फिर ज़मीन के आसपास ले गए हम, तो जितनी भी धूल मट्टी होती है तो हमारे पेन पे चिपक जाती है, क्योंकि पेन के परमाणु चार्ज हो जाते हैं। चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं या इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। जब पेन को रगड़ते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतनी प्रतिपूर्ति करने के लिए आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं उन परमाणुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है पेन। ये होता है आवेशित हो जाना, चार्ज हो जाना। बैटरी में भी हम इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं,
तब चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं चल के, इकट्ठे करते हैं उनको। तो ये है चार्ज। तो किसी भी परमाणु को यदि हम चार्ज करेंगे तो या तो परमाणु निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उसकी बाह्य कक्षा से। ये इलेक्ट्रॉन जो बाह्य कक्षा में है, इसका भी नियम होता है कि कहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कितने नहीं निकलेंगे, बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये रूल्स होते हैं। हुंड का रूल्स है, और भी कई रूल्स हैं, वो केमिस्ट्री 12th क्लास में आते हैं, आगे पढ़ेंगे हम अगली कक्षाओं में। तो बात जब हम करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और ग्रहण हो रहे हैं किसी भी परमाणु पे, तो इन पे जो है चार्जेज आ जाते हैं, H+ आ जाएगा या Cl- आ जाएगा। ये भी डिपेंड करता है कौन से तत्व के परमाणु हैं, किस पे माइनस आएगा और किस पे प्लस आएगा, कौन इलेक्ट्रॉन त्यागता है, कौन ग्रहण करता है, तो इस पे भी डिपेंड करता है। तो ये जो माइनस और प्लस आ गए हैं, तो ये क्या है, ये चार्ज है इन पर, यानी कि इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया या ले लिया। तो ये क्या कहलाएंगे, अब ये परमाणु, क्लोरीन परमाणु था ना, ये परमाणु है ये एक परमाणु है, लेकिन अब क्या बन गए ये, इन पे चार्ज आने पे ये आयन बन गए हैं, आयन। तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसका लगभग सब कुछ हो चुका है। अब आप इसे ध्यान से एक बार रिवीजन करेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में लिखेंगे, मैं उस समस्या को दूर करूँगा। ओके, थैंक यू।